तो ये चंद पूंजीपतों की सरकार नहीं बनेगी, हर वर्ग की सरकार बनेगी। दलित की बनेगी, अति पिछड़े की बनेगी। तो ये तो बात क्लियर है कि अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन ने जो प्रोमिसेस किए उनके ऊपर भरोसा कर रही है। और अब धोखेबाजी और ये वोट की चोरी नहीं चलेगी। लोग अपने वोट की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जितने मिनिस्टर ऑफिसर्स हैं बिहार के, क्या उनके बच्चे सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं? फीडबैक बहुत क्लियर है कि जिसको नीतीश जी ने 20 सालों से छला है, आज वो समझ चुका है और बदलाव की जो मुहिम है राहुल जी के नेतृत्व में, उस मुहिम के साथ है। बलात्कार, अपहरण, हत्या, 6 माह में बिहार के 11 उद्योगपति को घर में घुस कर गोली मारी गई। बिहार में रोज 8 हत्याएं, 28 महिलाओं के अपहरण, 136 जघन्य अपराध हो रहे हैं। विधायक का तो मंत्री का चल ही नहीं रहा है, सब इंस्पेक्टर भगा दे रहा है। तो जनता की सुनवाई क्या हो रही है कचहरी में और यहाँ बीडीओ के ऑफिस में, ब्लॉक में हो रही है, थाने में हो रही है? कोई नहीं पूछ रहा। यहाँ पूछिए जाके एमएलए एमपी से। इस बिहार का युवा जब इतनी ऊर्जा रखता है कि वो दुबई बना सकता है, बॉम्बे बना सकता है, गुजरात को बना सकता है, तो बिहार को क्यों नहीं बना सकता? तो बिहार में ये बदलाव होके रहेगा। और वो चिराग आज पूरे इस बिहार के अंदर सरकार में रह के हमारे समाज के हक और अधिकार को जला रहा है। और एक ऐसी सरकार के साथ में खड़ा है जो सरकार दलित पिछड़े अति पिछड़े की हकमारी कर रही है। और हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, ये प्रतिबद्ध है कि हम बंदोपाध्याय कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। और बंदोपाध्याय कमेटी ने साफ कहा कि जमीन है, बाकायदा 1-1 एकड़ जमीन दिया जा सकता है लोगों को। कि अगर नीतीश को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो जेडीयू टूट जाएगी। अच्छा, जेडीयू खत्म हो जाएगी। ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं इसमें बिहार चुनावी दौरे पर हूं और मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में हूं। अभी यहां सभा हुई है जिसमें राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और भूपेश बघेल से लेकर तमाम कांग्रेस नेता और गठबंधन के सीपीआईएमएल के राजाराम जी यहां मौजूद थे और बड़ी सभा हुई है। आप देख लीजिए, एक बार तस्वीरें दिखा दें फिर बात करते हैं। देखिए ये पूरा भरा हुआ था मैदान और अभी भी देखिए भीड़ गई नहीं है। एक हेलीकॉप्टर आपके सामने जो है उड़ने के लिए तैयार है, 2 जा चुके हैं यहाँ से नेताओं को लेकर के। तो इसी मौके पर देखिए हमको 3-4 विभूतियाँ मिल गई हैं। इस समय हम इनको कह सकते हैं कांग्रेस के सामाजिक न्याय के चेहरे हैं, जो इस समय राहुल गांधी पूरे देश के अंदर नया मुद्दा और कांग्रेस को नया जीवन दे रहे हैं। उसमें कह सकते हैं कि ये जो है कोशिका है, उसका केंद्रक है और ये जो है अपने तरीके से इंजन बनने जा रहे हैं कांग्रेस के, हम ये कह सकते हैं भविष्य के। उसमें अनिल जयहिंद जी हैं, पूरा ओबीसी चेयरमैन है इसमें कांग्रेस के, ओबीसी ग्रुप के घटक के। रतन जी है, जुड़ ही गए हैं, आप जानते हैं प्रवक्ता के तौर पर इस समय जो है तमाम जो है पैनल में तमाम जो है लोगों को छका रहे हैं। और राजन पाल गौतम जी हैं जो एससी मोर्चा है उसके चेयरमैन हैं। शशि पंडित जी हैं, यहाँ बिहार के अंदर जो ईबीसी कांग्रेस का ईबीसी ग्रुप है, मोर्चा है, उसके चेयरमैन हैं। तो 4 चेहरे हैं, आप समझ सकते हैं, और नए चेहरे हैं जो कांग्रेस में बाहर से गए हैं। लेकिन बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पे बड़ा जो है कहिए तो एक बड़ी संभावनाएं लेकर के कांग्रेस इनको बनाई है। शुरू करते हैं अनिल जयहिंद जी से। अनिल जी, अभी हम और मुद्दों पे तो बाद में आएंगे जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए बिहार से हैं। अभी सबसे पहले तो आप यहाँ आए थे, कल ही रात में आप अभी आए हैं। यहाँ जो सभा हुई है और जो भाषण हुआ है, इसके निचोड़ के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी आंखों से देखें मंच से? देखिए यहाँ पे जो भाषण हुआ है और जो सभा हुई है उसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो क्या मुद्दे उठाए गए। इसमें जितने भी मुद्दे उठाए गए वो इंसान से जुड़े हुए मुद्दे थे। अच्छा। नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान, पलायन, ये वाले मुद्दे यहाँ पे उठाए गए। हाँ। और बिहार का जो आदमी पूरी दुनिया में जाकर के बिहार को बना रहा है। हाँ। दिल्ली को बना रहा है, बॉम्बे को बना रहा है, गुजरात को बना रहा है, दुबई को बना रहा है। हाँ। वो बिहार का आदमी को अगर मौका मिले तो बिहार को ये वही बिहार बना सकता है जो महात्मा बुद्ध के समय में था, जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे शिक्षा का केंद्र था। तो यही सभी बातें करने के लिए जो हमारे नेता लोग आए, और ख़ास तौर पे राहुल गांधी जी जो न्याय योद्धा हैं, उन्होंने इस बात का यकीन बनाया कि जो सरकार बनेगी वो ऐसी सरकार नहीं बनेगी जो मोदी जी जैसे 1 रुपये के हिसाब से 1020 एकड़ अदानी को ज़मीन दे दी। बिहार का जो आदमी वो बेचारा बदहाल है और गुजरात का आदमी 1 रुपये में 1020 एकड़ ज़मीन लेकर के जा रहा है। तो ये चंद पूंजीपतों की सरकार नहीं बनेगी, हर वर्ग की सरकार बनेगी।
दलित की बनेगी, अति पिछड़े की बनेगी। चलिए उस पर हम आएंगे, अभी बाद में बात करेंगे सरकार के मसले पर। राजन पाल जी, आप मतलब 2 लाइन 3 लाइन में किस रूप में इस सभा को व्याख्यायित करेंगे? देखिए, ये एक बदलाव का सूचक है, क्योंकि इस सभा में हमने देखा सुबह से बल्कि कल से बारिश पड़ रही है, और बारिश के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में युवा, महिलाएं और गांव देहात से लोग आए। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि लोग इंडिया गठबंधन को भरोसे की दृष्टि से देख रहे हैं। अच्छा। और जो वायदे हमने किए घोषणा पत्र में, जो प्रोमिसेस किए हैं, उन प्रोमिसेस के प्रति बिहार की जनता में भरोसा पैदा हुआ है। और वो इतनी बारिश के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ भीगते हुए लगातार सभा में जमे रहे, तो ये तो बात क्लियर है कि अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है, और महागठबंधन ने जो प्रोमिसेस किए उनके ऊपर भरोसा कर रही है। और अब धोखेबाजी और ये वोट की चोरी नहीं चलेगी। लोग अपने वोट की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। रतन जी, आप तो बिहार से ही हैं और दिल्ली में, मुजफ्फरपुर से ही है। और मुजफ्फरपुर से ही है। बताइए, आपके घर में हम लोग इस समय हैं, तो घर में आपने जो सभा बुलाई थी, आपके लोग जो आए थे, किस रूप में? पुरानी जो सभाएं कुछ आप देखे रहे होंगे, आते रहे होंगे, और ये जो नई सभा हुई है, कोई बदलाव किस रूप में इसको चिन्हित? देखिए, परसों में एक टीवी डिबेट में था, न्यूज़ 24 में, तो घोषणा पत्र पे चर्चा चली, तो बाकी रोजगार ये सब मतलब बहुत तरह इशू था, लेकिन मैंने कहा कि इस बार बहुत प्रोमिनेंट होगा एजुकेशन। अच्छा। क्योंकि बिहार में यहीं पला बढ़ा हूँ, पढ़ा भी यहीं हूँ, यहाँ से बाद में दिल्ली गया। तो पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो ज़िला स्कूल जो हो सबसे एलीट माना जाता था, SPDM के बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे। आज एक बात बताइए, जितने मिनिस्टर ऑफिसर्स हैं बिहार के, क्या उनके बच्चे सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं? यहाँ के साइंस कॉलेज में जब एडमिशन नहीं मिलता था तब लोग दिल्ली पढ़ने जाते थे। आज मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या यहाँ साइंस कॉलेज में, चाहे BN कॉलेज में? तो क्या हालत कर दिया है 20 साल में नीतीश कुमार जी ने। लालू जी के काल में भी यूनिवर्सिटी बनी ना, रेल यार्ड ही बना, यूनिवर्सिटी ही बनी। और कांग्रेस के काल में 30 चीनी मिल बनी भाई, और तमाम कागज़ मिल, और सिंदरी से लेके और बोकारो से लेके यूनाइटेड बिहार की बात कर रहा हूँ, सब बना ना। लेकिन रतन जी, सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है, ये मुद्दा बन रहा है यहाँ, एकदम बन रहा है। देख रहे हैं शिक्षा के सवाल पे कितनी तालियां लोग बजा रहे थे। ये हमने कहा कि यूपीए की सरकार जब थी उस समय भी हमने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दिया है, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और शायद एक बात यहाँ मिसिंग हो गया कि 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दिए हैं, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिए। देखिए वो लड़का खड़ा है, PhD दलित है यहाँ का, मुजफ्फरपुर का PhD कर रहा है, अभी उसका एडमिशन हुआ है। तो नेहरू जी या अंबेडकर मॉडल या नेहरू मॉडल दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो क्या आइडिया था? स्टेट सोशलिज्म का आइडिया था, है ना, कि जहां हमको ज़रूरत होगी प्राइवेट सेक्टर रखेंगे, जहां ज़रूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर रखेंगे। आप बताइए, बहुत विस्तार हो जाएगा फिर तो। अभी आ रहे हैं एजुकेशन पे फोकस कर रहा हूं। अभी उसी पे आ रहे हैं। शशि, आप तो यहीं बिहार में ही घूम रहे हैं। मैं अभी बात किया तो आप कहीं दूसरी जहाँ थे, जो बोले सभा स्थल पर रही हैं, तो जो घूम रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? फीडबैक बहुत क्लियर है कि जिसको नीतीश जी ने 20 सालों से छला है, आज वो समझ चुका है। और बदलाव की जो मुहिम है राहुल जी के नेतृत्व में, उस मुहिम के साथ है, और वो सकरा के सभा में हमको देखने को मिला है। और आने वाले जो भी सभाएं हो रही हैं, चाहे पीछे जो सभाएं हो रही हैं, वो सीधा सीधा संकेत है कि बिहार की जो छली हुई जनता है, 38% जिसकी आबादी है, वो आज बदलाव का रास्ता देख रहा है राहुल जी के नेतृत्व में। अच्छा सुनिए, अब 4 लोग हैं, सच बताऊं सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं चीज़ों पर एक नज़रिया भी रखते हैं। हम कुछ कड़े सवाल पूछेंगे जो हमको सामने फेस करने पड़े लगातार। जब हम आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो जो बातें काउंटर में आ रही, बदलाव का एक मूड दिख रहा है, लेकिन लग रहा है कि वो कई एक दीवार भी खड़ी है। वो दीवारें मैं गिनाना चाहूँगा और उसका क्या काउंटर। रतन जी, आपसे शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि जब लोग बदलाव के पक्ष में सोचते हैं तो लोगों को 20 साल का चेहरा याद आ जाता है। 6-7 बजे के बाद लोग नहीं निकल पाते थे, और तब जो है वहीं रुक जाते हैं। और वो एक नैरेटिव बनाया गया है। मैं आंकड़ा दूं आपको, बिहार में कितनी 70,000 हत्याएं हो चुकी है। और मैं आंकड़ा दे रहा हूं ना, मैं बगैर प्रमाण के मैं बात नहीं करता ना। बताइए कि जो क्राइम का जो रेट है वो मैं दे रहा हूं। बलात्कार, अपहरण, हत्या, 6 माह में बिहार के 11 उद्योगपति को घर में घुस कर गोली मारी गई। बिहार में रोज 8 हत्याएं, 28 महिलाओं के अपहरण, 136 जघन्य अपराध हो रहे हैं।
कुल अपराध 323% बढ़ गए हैं। महिलाओं के अपहरण में 1097% की वृद्धि है। हत्या के प्रयास में 2062% की वृद्धि है और जघन्य अपराध 206% बढ़ गए हैं। 60,000 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं और 5,50,000 से अधिक जघन्य अपराध हुए हैं। ये कहाँ का आंकड़ा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा आपने देखा है, SC/ST एट्रोसिटीज़ में बिहार चौथे नंबर पे है। पहला कौन है? राम राज्य वाला आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और चौथा वहाँ तो तीनों जगह बीजेपी की सरकार है और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, ये भी बीजेपी की सरकार मानिए। तो यहाँ 4 नंबर पे कैसे है SC/ST एट्रोसिटीज़ में? और आप जिसको जंगल राज कह रहे हैं, एक बात बताइए, पूछिए उन्हीं लोगों से कि जंगल राज जिसको तथाकथित कर रहे हो तो मीडिया का नैरेटिव बनाया हुआ था। हम भी बिहार के ही रहे हुए हैं, हम भी देखे हुए हैं। कोई भी जब दलित पिछड़ा जब आता है ना पावर में, तो एक सोशल चर्निंग होती है। तो जो क्रिमिनल लोग थे जो मार रहे थे दलितों को, पिछड़ों को, कौन लोग थे जरा ये भी पता कर लीजिए, ये भी पता कर लीजिए ना। रणवीर सेना उसी समय क्यों इतना एक्टिव हो गई, ये भी पता कर लीजिए। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि अंग्रेज आए तो बहुत ख़राब था, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन लाया, इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया, पुल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, सब बनाए ना। जंगल राज में जनप्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं ना, इनके डर से SP DM भी कांपता था। लोगों के काम होते थाने में सुना जाता था, DM के यहाँ सुना जाता था। आज जरा जाके पूछिए तो DM के यहाँ सुना जाता। ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो गई है। विधायक का तो मंत्री का चल ही नहीं रहा है, सब इंस्पेक्टर भगा दे रहा है। तो जनता की सुनवाई क्या हो रही है कचहरी में और यहाँ BDO के ऑफिस में, ब्लॉक में हो रही है, थाने में हो रही है? कोई नहीं पूछ रहा है। यहाँ पूछिए जाके MLA MP से, कोई नहीं सुन रहा है। अनिल जी, जनता दूसरा सवाल जो काउंटर मतलब क्वेश्चन आ रहा है, जब बदलाव की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं तेजस्वी जी जो है हर परिवार से एक सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पॉपुलर एक नारा बन रहा है, लेकिन ज़मीन पर जब जा रहा है तो लोग कह रहे हैं भाई ये तो अब जल्द लगता है कि एक सपना है, ख्वाब है जो तेजस्वी जी दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत में लागू नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या काउंटर? देखिए ऐसा है, जब आप इंसान ख्वाब देखते हैं ना, तभी उन ख्वाबों को पूरा करता है। एक समय था कि इंसान ने ख्वाब देखा कि वो आसमान में उड़ेगा, तो बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, यार इंसान का भी उड़ सकता है आसमान में, वो तो जो पक्षी है जिनके पंख होते हैं वही आसमान में उड़ते हैं। लेकिन आज ये ख्वाब आपने देखा, 3 हेलीकॉप्टर अभी यहाँ से उड़े। तो तेजस्वी जी जो बीच में उनकी सरकार जो चाचा के साथ मिलकर उन्होंने बनाई भी थी, उसमें आपने देखा 5 लाख नौकरियाँ तेजस्वी जी ने दी। तब भी ये बात थी कि पैसा कहाँ से आएगा। तो युवाओं को मौका देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि युवा, इस बिहार का युवा जब इतनी ऊर्जा रखता है कि वो दुबई बना सकता है, बॉम्बे बना सकता है, गुजरात को बना सकता है, तो बिहार को क्यों नहीं बना सकता? तो बिहार में ये बदलाव होके रहेगा और महागठबंधन का ये जो वायदा है ये पूरा होगा। दूसरी बात आपने एक और उठाई, आपने गौर किया तेजस्वी जी ने अपने भाषण में क्या कहा? उसने कहा कुछ बातों पे तेजस्वी की ये जो सरकार बनेगी जिसमें राहुल जी का आशीर्वाद है, बिल्कुल समझौता नहीं होगा। चाहे बिल्कुल मेरा राइट हैंड भी अगर वो करेगा, अपराध करेगा, तो उसको कड़ी से कड़ी उल्टी लटका करके सजा दी जाएगी। मेरी परछाई बोला क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये तीनों से कोई समझौता नहीं है, तीनों अलाउड नहीं है। एकदम स्पष्ट तौर पे बोला है। इससे ज्यादा स्पष्टता नहीं हो सकती। जहाँ इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें आने वाले देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उन सबके सामने तेजस्वी जी ने साफ कहा, ना कम्युनलिज्म चलने देंगे, ना करप्शन चलने देंगे, ना क्राइम बढ़ने देंगे। तो क्राइम कंट्रोल होगा। राजनपाल जी, अभी आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल, ये जो गठबंधन है उसमें देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई उनके पास जो है NDA के पास तो चिराग हैं और एक दलित चेहरा है, जीताराम मांझी अपने तरीके से वो काम कर रहे हैं। आपके यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं है, जबकि वोट के तौर पर एक दौर में राजद के साथ वोट था, माले के साथ वोट अभी भी है, वो पहले भी था, लेकिन कोई चेहरा उस रूप में नहीं है जो उसको अट्रैक्ट करे। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अच्छा। चेहरा सहनी जी हैं, चेहरा हमारे सारे विधायक हैं, हमारे सारे लोग हैं। राजेश राम तो प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष को आप चेहरा नहीं मानते क्या? या मीडिया ने तय कर लिया कि उनको आपको चेहरा दिखाना नहीं है? चेहरा है। और दूसरी बात, ऐसे चेहरे का क्या करना है? जो आपको याद होगा कभी आदरणीय जबरदस्त खड़े हमारे। नहीं, आपको याद होगा, आप विशेष रूप से आप समाजवादी आंदोलन में रहे, कभी रामविलास पासवान जी कहा करते थे, और उनको लोग मानते भी थे नेता समाज का। वो कहा करते थे, मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो वो उस घर में जहाँ सदियों से अंधेरा, दीपक तो न जला पाए, अपने घर में चिराग जला दिया। और वो चिराग आज पूरे इस बिहार के अंदर सरकार में रह के हमारे समाज के हक और अधिकार को जला रहा है। और एक ऐसी सरकार के साथ में खड़ा है जो सरकार दलित, पिछड़े, अति पिछड़े की हकमारी कर रही है। तो ऐसे चिराग का क्या करना है?
ऐसे चेहरों का क्या करना है? आप बताइए, जीतन मांझी जी मुख्यमंत्री भी रह लिए, आप बताइए ना उन्होंने अति पिछड़ों के लिए क्या किया, मुसर समाज के लिए क्या किया, बता दीजिए। तो ऐसे चेहरों से काम नहीं चलेगा। चेहरे वो जो जनता के लिए काम करे, SC ST OBC माइनॉरिटी, अति पिछड़े, अति दलित, उनके विकास के लिए कुछ लेकर आए। और विकास का रास्ता एजुकेशन से खुलता है और उनका एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं है। बिल्कुल, एजुकेशन। एक दूसरा सवाल बिहार के लिए जो सबसे मौजूद है और पूरे देश के लोग इसको चिन्हित करते हैं, खास करके बुद्धिजीवी, इसमें बिहार के अंदर अभी जो ज़मीन का सवाल है, सबसे बड़ा सवाल और सबसे प्रमुख सवाल है। वो चाहे जब मोदी को कहना होता है तो अमित शाह को कि यहाँ ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन की बात करते हैं। यहाँ लेफ्ट पार्टियाँ कैसे मिल गया फिर? वो उसी पर आ रहे हैं। तो इस जो ज़मीन का सवाल है, बंटवारे का सवाल है, बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट को अब की शायद ले आया गया है घोषणा पत्र में। ये सवाल क्या ये सिर्फ नारा बन के फिर आ जाएगा या ज़मीन पर भी उतरेगा? सची बहुत साफ है कि बंदोपाध्याय कमेटी ने जो अनुशंसा की है कि जमीन दिया जा सकता है, और नीतीश जी ने जो है चकबंदी शुरू करके और अघोषित तौर से बंद जो करा दिया, उसके पीछे की यही कारण है कि बंदोपाध्याय कमेटी की जो अनुशंसा है, गरीबों को हक देने का जो अनुशंसा है, घर के ज़मीन देने का अनुशंसा है, उसको नहीं देना है। और हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, ये प्रतिबद्ध है कि हम बंदोपाध्याय कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। और बंदोपाध्याय कमेटी ने साफ कहा कि ज़मीन है, बाकायदा 1-1 एकड़ ज़मीन दिया जा सकता है लोगों को जिनके पास ज़मीनें नहीं है। और हमारी सरकार इस काम को करने जा रही है। इसीलिए हमने ये अपने महागठबंधन के मैनिफेस्टो में हमने इस बात को लाया है। रतन जी, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, लैंड रिफॉर्म तो कांग्रेस ने की है पहले भी ना। इंदिरा गांधी ने लैंड रिफॉर्म किया, जमींदारी उन्मूलन, और बिहार से ही शुरू हुआ। लेकिन बिहार में लागू नहीं हुआ। कोई बात नहीं है। देखिए, हजारों साल का जो परत जमा रहता है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। इंदिरा गांधी ने प्रीवी वर्ष भी खत्म किया कि नहीं किया ना। मोदी जी अभी बिहार आए थे, उनका भाषण सुना दरभंगा का कि भाइयों बहनों 10,000 रुपया जो है, इससे मखाना बनाना है, इससे मछली बनाना है, इससे दिया बनाना है, इससे रील्स बनाना है ना, इससे टोकरी बनाना है, सूप बनाना है। ये क्या है, किसी को समझ में आएगा? ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए कांग्रेस सरकार ने पॉलिटेक्निक बनाया था। ये कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था लागू होगा। टोकरी कौन बना रहा है, सूप कौन बना रहा है, मखाना कौन बना रहा है, मछली कौन मार रहा है? तो इनडायरेक्ट रूप से समझिए 10,000 रुपया में कौन बिजनेस होता है। उस भाषण में कहीं भी मोदी साहब ने ये कहा कि हम आपके बच्चों के लिए, अति पिछड़ों, दलितों, आपके बच्चों के लिए हम अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, हम IIT खोलेंगे, हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। बोले अदानी को क्लियर संदेश है कि आप जिस वर्ग से थे, जो आपका पेशा था, वही करिए। आपको आगे बढ़ने का, तरक्की करने का कोई हक नहीं है। आप दलित हैं, पिछड़े हैं, जो आपके खानदानी पेशा था वही अपनाइए। ये कहना अदानी को 32,000 करोड़ रुपया LIC से निकाल करके दे दिया, और गरीब की हमारी माताओं बहनों को वो भी उधार 10,000 रुपये। 10,000 उधार। तो ये छलावा है, बिहार के लोग समझता है। तो हम आखिरी जो है 2-3 मिनट और ले रहे हैं आप लोगों का। जो गठबंधन है, सीटों के लिहाज से देखा जाए तो मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, क्योंकि आप तो भाई दावा कर रहे हैं आपकी सरकार बन रही है। मान लीजिए अगर बहुमत आ गया NDA के पक्ष में, तो उसके बाद नीतीश को चेहरा नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो क्या उसके बाद भी गणित हो सकता है कुछ? देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, लगातार मैं टीवी पे बोल रहा हूँ कि अगर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो JDU टूट जाएगी। अच्छा, JDU खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये तो RSS BJP का पुराना डिजाइन है ना भाई। महाराष्ट्र में शिवसेना के कंधे पे चढ़ के गई ना, वहाँ कोई औकात नहीं था बीजेपी का, बाला साहब ठाकरे का औकात था, चढ़ के गई, उसका शिवसेना ने क्या हाल कर दिया। यहीं पे मुकेश सहनी हमारे साथ हैं अभी, उनके 4 MLA के MLA खरीद लिए। रामविलास जी का क्या हाल किया, अकाली का क्या हाल है, जाके देख लो। तो ये तो डायनासोर है, जिसके कंधे पे उसी को निगल लेता है। पहले उसको बतासा खिलाते रहेगा, उचित समय पर निगल लेता है। लेकिन राजेंद्र पाल जी, ये मुद्दा नहीं बनाया जा पा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि नीतीश चेहरा भले मुख्यमंत्री नहीं घोषित किए गए हैं, तो आप समझिए अब इनका जो है इतिहास है, अब भविष्य बीजेपी किसी नेता का होगा। नहीं, ये तो आपने देखा होगा, शुरू में ही उन्होंने बोला है। अच्छा, कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है चचा की, और चचा बनने वाले नहीं है अब। और वैसे भी उन्होंने कहा कि 20 साल तक अगर एक ही बीज एक खेत में बोते रहोगे तो बंजर भूमि हो जाएगी। अब नए बीज बोने की जरूरत है, यानी बदलाव की जरूरत है। स्पष्ट तौर पे बोला, और कैसे बोलेंगे, एकदम स्पष्ट बोला है। आशीर्वाद देने आएंगे हम लोग की सरकार क्या को। बात है। तो आखिरी से अपनी सीटें भी बता दीजिए महागठबंधन की कितनी होगी, बारी बारी। राजेंद्र जी,
हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और बहुत अच्छी सीट आने वाली है। 2/3। 150 से ऊपर रहेंगे। 150 से ऊपर जाएंगे हम। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा बड़ी अच्छी बातचीत रही और चार बड़े नेता हैं, 4 बड़े चेहरे हैं जो सिर्फ बिहार तक नहीं सीमित होने जा रहे हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आगे नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनचौक से बात